Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Coaching Center. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। जब भी कोई घटना आगे आने वाले समय में घटित होती है, अर्थात फ्यूचर टाइम में घटित होती है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अर्थात इसका कॉन्सेप्ट है एक्शन happens in future time। कोई भी जो घटना है वो भविष्य में घटित होती है, आगे आने वाले समय में घटित होती है। अगर इस तरह का सेंस अगर आता है तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहा जाए मेरा भाई कल कानपुर जाएगा। देखिए, मेरा भाई कल कानपुर जाएगा, जाने की घटना कब होगी? कल होगी, आज नहीं, कल होगी। फ्यूचर टाइम में, इस समय नहीं हो रहा है, इस समय के बाद होगा, और इस समय के बाद के समय को फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे जो घटनाएं घटित हो रही है वो फ्यूचर टाइम में घटना घटित हो रही है। फ्यूचर टाइम में फ्यूचर एक्शन है, और फ्यूचर एक्शन के लिए को शो करने के लिए विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए विल और शैल का प्रयोग होता है। विल और शैल, विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और इससे पहले आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इस तरह से जो आपका फार्मूला हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। फ्रेंड्स, याद रखें, जैसा कि मैं अभी बताया हूं कि फ्यूचर एक्शन शो करने के लिए विल और शैल का प्रयोग होता है। शैल का यूज आई और वी के साथ करते हैं, और शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। इसका फॉर्मूला हो जाता है, अब देखिए, विल और शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इससे पहले आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए मैं आपको कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। सपोज करिए इस तरह का वाक्य है, मैं आपको कल अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के रूप में आई है, मेरे बारे में कहा गया, आई हो गया। आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, आई शैल। फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका टीच है, आई शैल टीच यू इंग्लिश, आई शैल टीच यू इंग्लिश। और कल की इंग्लिश होगी टुमारो। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश टुमारो। मतलब भविष्य में यदि कोई घटना घटित होगा तो वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उससे पहले विल और शैल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ये लोग तुम्हारा स्वागत
नहीं करेंगे। देखें, यदि इसमें निगेटिव सेंस है नहीं करेंगे, पहले सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट आपका किसके बारे में बोला गया है, ये लोग के बारे में, दीज पीपल हो गया, और इसके साथ विल और शैल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद विल और शैल आएगा, दीज पीपल के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि वाक्य निगेटिव ही है, निगेटिव का कॉन्सेप्ट होता है कि फर्स्ट वर्ब के बाद, यहां देखें फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, इसके बाद आपको नॉट लगाना है। दीज पीपल विल नॉट, स्वागत करने का वेलकम होगा, दीज पीपल विल नॉट वेलकम यू, ये लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करेंगे। मेरा भाई कल तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। मेरा भाई कल तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। माय ब्रदर विल नॉट प्रेज यू टुमारो। मेरा भाई कल तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करेंगे, फिर विल या शैल, मतलब वर्ब के फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। जैसे कहा जाए, यह लड़का क्या तुम्हारी मदद कल करेगा। यह लड़का क्या तुम्हारी मदद कल करेगा। देखिए, इसका आंसर एस या नो में दिया सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं, एक ऐसा वाक्य जिसका आंसर आप एस या नो में नहीं दे सकते। यह लड़का क्या तुम्हारी मदद कल करेगा, तो इसका जो आंसर है वह एस या नो में आएगा। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर, जिसका आंसर एस या नो में मिले, वहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता है। केवल वर्ब के फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले कर देने से वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए यस या नो में आंसर आ रहा है, मदद करेगा तो कहेगा हाँ, नहीं करेगा तो नहीं, इसलिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, और विल या शैल का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट में क्या है, यह लड़का, आई और वी के साथ शैल से सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पे आपका विल हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में दिस बॉय हो गया, विल दिस बॉय, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है हेल्प, विल दिस बॉय हेल्प यू, और उसके बाद है आपका कल की इंग्लिश होती है, आने वाले कल की इंग्लिश होती है टुमारो, बीते हुए कल की इंग्लिश यस्टरडे, आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो। तो विल दिस बॉय हेल्प यू टुमारो। देखिए, बहुत से लोग जानते हैं कि क्या जब वाक्य के पहले आता है, पहले और बीच में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी प्रश्न देखिए, अगर उसका आंसर एस या नो में मिले तो वहां पर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात क्या इंग्लिश वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी।
केवल सब्जेक्ट से पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट देखें, मेरा भाई कल कहाँ जाएगा। मेरा भाई कल कहाँ जाएगा, कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, वेयर, और विल और शैल में से क्या होगा, वेयर विल माय ब्रदर गो टुमारो। मेरा भाई कल कहाँ जाएगा, ये लोग इन सवालों को कैसे हल करेंगे। कैसे की मीनिंग क्या होगी, हाउ विल दीज पीपल solve these sums। इस तरह से आपने इंट्रोगेटिव भी देख लिया। अगर ये वाक्य नेगेटिव ही हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल नेगेटिव का भी देख लें, क्या आप चाय नहीं पिएंगे, विल यू नॉट टेक टी। इस तरह से आपने देखा, देखिए सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट का प्रयोग होता है, अर्थात आपका इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गया। मतलब फ्यूचर के लिए कॉन्सेप्ट जाने कि फ्यूचर तब तक आप शो नहीं करेंगे जब तक वहां पे विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा। मतलब फ्यूचर शो करने के लिए, फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए विल या शैल होगा और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि घटित होगा मतलब उसमें निश्चितता के भाव होते हैं, इसलिए वहां पे जो है पार्शियल हैबिट की भी बात आती है और उसके लिए आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। मतलब फ्यूचर में हैबिट की बात आती है, मतलब घटित होगा, तो इस नाते वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, क्योंकि हैबिट को के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उससे पहले आपका विल और शैल का प्रयोग होगा। तो दोनों का जो कंबाइंड यूज है वो फ्यूचर इवेंट को शो करता है, इसलिए विल और शैल लगाएंगे और उससे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि नेगेटिव आता है तो विल और शैल के बाद आपको नॉट लगा देना है। यदि इंट्रोगेटिव है तो विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लेना है और जैसा वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड रहेगा वैसा विल और शैल के पहले आप यूज करेंगे। अगर क्यों है तो व्हाई लगाएंगे, कहाँ है तो वेयर लगाएंगे, कैसे है तो हाउ लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, जैसा आएगा वैसा आपको लगाना होगा। इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि इस टेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। जैसे फ्यूचर में जब दो घटनाओं का होना पाया जाता है तो उसमें जो घटना पहले होती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जो बाद में होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है। जैसे कहा जाए जब आप आएंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब आप आएंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए व्हेन हो गया, दिखने से आपको लग रहा है कि फ्यूचर में है क्योंकि दोनों घटनाएं फ्यूचर में हो रही हैं, लेकिन अगर दोनों को हम विल लगा के करेंगे, व्हेन यू विल कम आई विल टीच यू, तो विल कम विल टीच, इसका मतलब कि दोनों ही काम एक समय में होगा। इसलिए अगर जो काम फ्यूचर में अगर दो घटनाओं का होना पाया जाता है तो जो काम पहले होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और जो बाद में होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे देखें व्हेन यू कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई विल टीच यू, आई विल टीच।
फ्रेंड्स ऐसा होता क्यों है इसको जाने। जैसे एक मैंने आपको टेंस का ऑर्डर बताया था कि आपको पास्ट परफेक्ट, उसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना होता है, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद आपका आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहां दो टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके बाद तब आता है आपका फ्यूचर टेंस। अगर हम दोनों को विल प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म कर देंगे तो दोनों इसमें आ जाएंगे, जबकि फ्यूचर में दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है। तो एक को तो हम फ्यूचर में करेंगे, लेकिन एक फ्यूचर से पहले क्या हो रहा है, या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। क्यों, क्योंकि कंटीन्यूअस अगर कंटिन्यूटी रहता तो कंटीन्यूअस होता, तो कंटिन्यूटी है नहीं, अभी तो होगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि फ्यूचर में दो घटनाओं का होना पाया जाता हो, तो जो घटनाएं पहले होती हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और जो बाद में होती है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मिलाते हैं। जैसे कि आप और देखें, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। क्या होगा, if you help me, comma, I will help you। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। यदि ये लड़के शोर मचाएंगे तो मैं उनको सजा दूंगा। if these people make a noise, I will punish them। एरर्स कैसे आते हैं ध्यान में, जैसे कहा जाए if he will work hard, he will pass। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा। यहां देखें, if he will work hard, if से वाक्य की शुरुआत है, will work hard यहां दिया गया है, दोनों ही फ्यूचर में हो रहा है। यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा, दोनों ही घटनाएं फ्यूचर में हो रही हैं। तो जो घटना पहले होगी पहले ये होगी, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लाया जाएगा। कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां लिखा जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। नेक्स्ट, इफ माय ब्रदर will go to Lucknow, he will see the zoo। यदि मेरा भाई लखनऊ जाएगा तो चिड़ियाघर देखेगा। तो यहाँ पे विल गो नहीं होगा, यहाँ पे गोज का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ब्रदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इफ माय ब्रदर गोज टू लखनऊ ही विल सी द जू। I will not
I will not punish you. If you will obey me, मैं आपको सजा नहीं दूंगा यदि आप मेरी बात मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे विल ओबे नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस सर का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात यहाँ ओबे का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बता दिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी मैंने चर्चा कर दिया। फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। फ्यूचर में जाने जब कोई घटना भविष्य में होगी, फ्यूचर में होगी, तो वहां पे विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। विल और शैल के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः इससे संबंधित एक्सरसाइज को कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स।